के चढ़ने और गर्मी के बढ़ने के साथ साथ वोटिंग की रफ्तार में भी इजाफा दर्ज किया गया। कौमी और रियासती सियासत के बड़े लीडरों और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। गुजरात में तो वोटरों का जोश और जज्बा गर्मी पर भारी पड़ा। यहाँ पोलिंग मराकज पर लंबी लंबी कतारें देखी गयी। गुजरात में लंबी कतारों को देखकर ये साफ हो गया था कि इस बार वोटिंग फीसद का रिकॉर्ड यहाँ टूट जाएगा। 2009 के आम इंतखाबात में यहाँ मजमूई तौर पर 47.92% वोटिंग हुई थी। हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के सभी अजला में वोटरों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ लोकसभा की 17 और असेंबली की 119 सीटों के लिए हुई वोटिंग के दौरान तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात पेश आए। कुछ मराकज पर वोटर लिस्ट से नामों के गायब होने और ईवीएम में खराबी की भी शिकायत मिली। तेलंगाना में लोकसभा के लिए 265 जबकि असेंबली इंतखाबात के लिए 1669 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटरों ने कर दिया है। मगरबी बंगाल की 9 सीटों पर भी जबरदस्त पोलिंग हुई और यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम हामियों के दरमियान झड़पें भी हुई। यहाँ 9 सीटों पर वोटरों ने 87 उम्मीदवारों की किस्मत पर मुहर जब्त कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी शदीद गर्मी के बावजूद वोटरों ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। 14 सीटों पर मुकाबले में उतरे 233 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। यहाँ मुकाबला चौतरफा है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में मुकाबला है और बीजेपी को इस बार यहाँ अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। बिहार में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी तादाद में वोटर अपने अपने घरों से निकले और लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। इन हलकों में 94 उम्मीदवार मैदान में हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दादर नगर हवेली और दमनदीव की एक एक सीट पर भी वोटरों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। दोनों इलाकों में 65% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। इस मरहले में इन रियासतों में जिन हेवी वेट्स पर सबकी निगाहें हैं उनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जेडीयू के सदर शरद यादव, कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल, बीजेपी के अरुण जेटली, अमरिंदर सिंह, जितेंद्र प्रसाद और पीएल पुनिया के नाम अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ये FIR दर्ज की गई। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में मोदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रियासत गुजरात और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रायदही हो रही थी। ऐसे में मीटिंग का इनेकाद और उसी रोज खिताब करके नरेंद्र मोदी ने 1991 के अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 126(1)A और 126(1)B के तहत इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी और उनके अलावा मीटिंग का इनेकाद करने वाले दीगर अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की हिदायत दी थी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान कमल को नुमाया करके पेश किया और मीडिया से भी खिताब किया था। कांग्रेस ने इस मामले को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो कि वोट डालने के बाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर ही जिस तरीके से अपना इलेक्शन सिंबल उन्होंने दिखाया है, ये बहुत बड़ा वायलेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। और ये सही मायने में उन्होंने इलेक्शन के लॉज की एक तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं और हम लोग फिर से इलेक्शन कमीशन से ये पुरजोर अपील करते हैं कि इसको इंश्योर करे कि पूरे के पूरे कानून के तहत गुजरात के अंदर चुनाव होने चाहिए। उधर बीजेपी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तयशुदा प्रोग्राम के तहत तलब नहीं की गई और उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं की। ताहम बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उनकी पार्टी कमीशन के फैसले का एहतराम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में मोदी के इस प्रोग्राम को नशर करने वाले टीवी चैनल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए अबलाग के खिलाफ दफा 126(1)B के तहत
अलहदा तौर पर शिकायत और FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा और 15 असम्बली सीटों पर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही, ताहम पुराने शहर के चंद मकामात पर MBT और MIM के कारकुनों में लफ्जी झड़प होने के पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने याकूतपुरा के 2 उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया। जिला हैदराबाद में लोकसभा के लिए 46 और असेंबली के लिए 298 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया है। हैदराबाद में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर राय दहिंदों का हुजूम देखा गया। नए शहर के तमाम असेंबली हलकों में पोलिंग पुरअमन रही। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के पुराने शहर में चंद मकामात पर MBT और MIM में झड़प हो गई। पुराने शहर के याकूतपुरा में MBT और MIM के कारकुनों में लफ्जी झड़प हुई। याकूतपुरा असेंबली हलके के पोलिंग बूथ नंबर 226 और 227 पर MIM और MBT के कारकुनों ने रिगिंग करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनों के दौरान लफ्जी झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने पोलिंग बूथ में हंगामा आराई की, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टियों के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। याकूतपुरा से मजलिस के उम्मीदवार मुमताज अहमद खान और MBT के उम्मीदवार मजीदुल्लाह खान फरहत को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। दूसरे वाक़े में पुराने शहर के एक और पोलिंग बूथ पर जिला इलेक्शन अफसर सुमेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद लोकसभा सीट से 14 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सिकंदराबाद हल्के पार्लियामेंट से 30 उम्मीदवार इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। पुराने शहर के हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा से 19, बहादुरपुरा से 14, मलकपेट से 15, नामपल्ली से 18, कारवान से 17, गोशा महल से 16, चार मीनार से 14 और याकूतपुरा से 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा में MBT और MIM उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया, जबकि नए शहर के हल्का असेंबली मशीराबाद से 23, अंबरपेट से 32, खैरताबाद से 30, सनतनगर से 22, सिकंदराबाद 30 और सिकंदराबाद कंटोनमेंट से 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाकयात पर काबू पाने के लिए वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और पहली मरतबा वेबकास्टिंग के जरिए पोलिंग बूथ पर नजर रखी गई थी। हैदराबाद में 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन हुदूद में आम इंतखाबात के लिए 3,091 पोलिंग बूथ कायम किए गए। एक पोलिंग बूथ पर 1600 वोटरों को हक राय दही का मौका फराहम किया गया था। ETV न्यूज हैदराबाद। हैदराबाद के कई मकामात पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब रहने की शिकायत मिली है। उस्माना यूनिवर्सिटी के एक पोलिंग बूथ पर एक ही फिरके के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर राय दहिंदों ने हैरत का इजहार किया। राय दहिंदों ने जानबूझकर अक़लियती वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब करने का इल्जाम लगाया है। एहतजाजी वोटरों का कहना था कि वोटर लिस्ट से नाम गायब करके उन्हें बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। బూత్ నంబర్ 198 లో మైనారిటీ ఓట్స్ చాలా మిస్సింగ్ అయిపోయినాయి. వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు లిస్ట్ ఉంది, ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది, కానీ లిస్ట్ లో పేరు లేదు. అది ఏం చేయాలి? కమిషనర్ ని కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే కమిషనర్ అన్నాడు उसमें है तो डालना नहीं तो नहीं डालना बोल के बोले. ये क्या करना बोलो. और इससे बहुत 60 इयर्स 75 इयर्स पूरे बुढ़े लोग भी आके चले गए, वो लोग के भी नहीं आए. अब वो क्या करना उसका नसीदा. माइनॉरिटी वोट्स पूरे डिफरेंस है. यहाँ पर बहुत वोटों की कमी हो रही है. कम से कम लास्ट टाइम डाले से वोट जो है सो हमारा वोट, मेरा खुद पोलिंग एजेंट रहने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया. लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहा हूँ कि ये वोट यहाँ पर जो माइनॉरिटी के वोट डिवाइड नेक्स्ट पोलिंग होना, या नहीं तो फिर हमारे वोट अभी वोट डालने का हक हमको होना, और हम वोट से महरूम होंगे तो हमारा ये यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता. लिहाजा हमको जो है सो वोट डालने का पोजीशन दिलाना चाहिए और हक दिलाना चाहिए. हम खुसूसन इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट जो बनाई है वोटर आईडी कार्ड, उसका कुछ फायदा नहीं है. वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है. फायदा क्या है इसके बारे में बोलिए आप. हाँ, और इसके बारे में, और इतने वोट पूरे मिस हो गए हैं कि बोल ही नहीं सकते. ओक्का निमिषम इतने वोट मिस हो गए हैं कि कोई बोल ही नहीं सकते. हमारे हर बूथ में पूरे वोट मिस हो गए. खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी. मेरा वोट कांग्रेस को.
गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम इंतखाबात के 7वें मरहले में कल लखनऊ की ख्वातीन ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ पर ख्वातीन की अच्छी खासी तादाद देखी गई। महंगाई, बदनवानी और सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार इन ख्वातीन ने खुलकर अपनी बात रखी और मुस्तकबिल की हुकूमत से उनको क्या उम्मीदें हैं इस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। क्योंकि यहाँ की सरकार अच्छी बने और सड़कें अच्छी हो, पानी का सुविधा अच्छी हो, बिजली टाइम से मिले, क्योंकि बिजली से बहुत परेशानी होती है। बच्चों लोग के एग्जाम के टाइम बिजली चली जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। यही सोच के कि वो आके सब सही करेंगे। अब सबसे पहले तो महंगाई कम करेंगे, फिर उसके बाद सुरक्षा, औरतों की स्कोप्स बढ़ेंगे सबके लिए। बस यही चाहते हैं, ईमानदारी रहे। जाहिर बात है, हिंदुस्तान में जो हालत है उस हिसाब से तो वो अच्छी सरकार के लिए उम्मीद करती हूँ मैं। किस चीज से, क्या महंगाई से परेशान है या किस चीज से? कौन सी टॉपिक के लिए, किस टॉपिक के लिए बात करूँ आपसे? हर टॉपिक तो जी, जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसके बारे में बताइए। करप्शन सबसे बड़ा है, महंगाई उससे बड़ी है, सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। वुमेन्स क्या, ऑल पर्सन के लिए सिक्योरिटी नहीं है। महंगाई सबसे ज्यादा जो इस समय जो मार रही है, सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। काम इंसान के लिए अपनी जरूरतें पूरी कर पाना असंभव होता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस मतदान से कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी समस्या को निवारण करेगी। को वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से अपने हक से महरूम होना पड़ा है। लोगों की शिकायतें हैं कि उनके नाम लिस्ट में तो है लेकिन पोलिंग अफसर के पास नहीं, इसलिए उन्हें वोटिंग का मौका नहीं दिया गया। कई एक ऐसे भी मिले जिन्हें इलेक्शन शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद वोट डालने का मौका नहीं मिल पाया। कमिश्नर के जो मेन आदमी अंदर बैठे हुए उनके पास लिस्ट नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, इतने बड़े बड़े बाहर लिस्ट में भी है, अंदर बीएलओ के पास भी है, लेकिन अंदर नहीं है। पर्ची मिस हो गई है और अंदर वो वोट नहीं डालने दे रहा। ये इलेक्शन कमिश्नर के बहुत बड़े बड़े दावे थे, आखिर दावे कहाँ चले गए? झूठे दावे हैं ये। तो सबके पास जा रहे हैं, कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है, कोई पर्ची नहीं बना रहा, उसमें तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। मैं कोई नहीं बता रहा कि इसमें नाम तुम्हारा है कि नहीं। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, आधे घंटे से हम लोग वहीं परेशान धूप में हो गए। अब हम जा रहे हैं सीधे घर, मतलब हम ही क्या, तमाम लोग आ रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे। हाल आज बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लोग इस जमहूरी निजाम में अपना पूरा इख्तियार हासिल करने के लिए चिलचिलाती हुई धूप में वो पोलिंग बूथ तक के चल कर आ रहे हैं। उनके हाथों में उनका पहचान पत्र भी है, लेकिन जब वो बूथ के अंदर पहुंचते हैं तो बीएलओ बताता है उनका नाम नहीं है, और बहुत से बाहर लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन अंदर बूथ में नाम नहीं है। ये किस तरह से काम किया गया कि लोगों के पास पहचान पत्र मौजूद हैं, जिन्होंने अभी पिछले आपके असेंबली इलेक्शन में वोट डाले थे उनके भी नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है, इस धूप में अपने वोट का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मायूस और निराश होकर के लौट रहे हैं। साल से वोट देते चले आ रहेंगे बराबर, और अभी कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हमने वोट दिया है, लेकिन अब हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। और हम जिससे भी पूछ रहे हैं कि कोई अफसर यहाँ है, उससे हम चैलेंज फार्म भरे तो कोई बता नहीं रहा। कोई कह रहा वहाँ चले जाओ, कोई कह रहा वहाँ चले जाओ, कोई सही बात नहीं बता रहा। दिल्ली में शादी रजिस्ट्रेशन मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग को खत लिखकर मुखालिफत दर्ज कराई है, जबकि आम लोग भी काजियों को एक्ट में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। बोर्ड की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे गए खत में शादी रजिस्ट्रेशन के लुजूम को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करार दिया गया और शर्त हटाने का मुतालबा किया गया है। बोर्ड ने गवर्नर से यह भी मुतालबा किया है कि मुसलमानों से मुतालिक कवानीन की ड्राफ्टिंग में पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली तंजीमों को एतमाद में लिया जाए।
لیکن اس کو کمپلسری بنانے کے خلاف ہے. 2 وجہ سے ہم نے اس کو مخالفت کی کمپلسری کی. ایک وجہ سے ہی کہ اس سے اتراکھنڈ کی 5 لوک سبھا سیٹوں میں سے 3 سیٹیں ایسی ہیں جن پر اقلیتی ووٹ فیصلہ کن ہوتے ہیں. ریاست کے وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے امید ظاہر کی ہے کہ کانگریس کو تمام طبقات کی حمایت حاصل ہوگی. وزیر اعلیٰ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اتراکھنڈ سے بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا. دیکھیے، ہماری جو اپیل ہے وہ سرورگی ہے، سرو دھرم سے ہے، اور ہم سارے دھرم کے طاقتوں سے، سب سے پرگتیشیل لوگوں سے جو وکاس میں وشواس رکھنے والے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کا ساتھ دیجیے، اور سب ساتھ دے رہے ہیں. یہ سونامی ایسی ہے جو بھاجپا کے گھر کو بہار کر کے لے جائے گی. اب اس سونامی کے بعد دیکھیے گا بھاجپا میں کتنا بڑا سر فٹوبل ہوگا. ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے. رجب کا چاند نظر آتے ہی اجمیر میں خواجہ غریب نواز کے عرس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. کل باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 802واں عرس ہے. عرس کے اعلان ہوتے ہی درگاہ کا جنتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا گیا. اس دروازے سے گزرنے کے لیے پہلے ہی کافی بھیڑ دیکھی گئی. جنتی دروازہ ہر سال 4 مواقع پر کھولا جاتا ہے. ان میں ایک خواجہ صاحب کے عرس کا موقع بھی ہے. کل رات درگاہ دیوان کی صدارت میں عرس کی شاہی محفل منعقد ہوئی اور خواجہ کی درگاہ کو پہلا غسل دیا گیا. دیکھتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بہت جلد آتے ہیں. युवा है भारत के मजबूत हाथ. हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर, और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप. कांग्रेस की टीम है आपके साथ. हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की. بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جھارکھنڈ کی رانچی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹڈیز میں ایک روزہ سیمینار ہوا. مینجمنٹ ایجوکیشن ایشوز اینڈ چیلنجز کے عنوان پر یہ سیمینار پروفیسر مسعود احمد نے اس میں شرکت کی. ان کے علاوہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ایلن بھگت، پرو وی سی ڈاکٹر ایم رضی الدین اور دیگر ماہرین موجود تھے. سیمینار میں ایم بی اے سے فارغ طلباء کے مستقبل کو لے کر غور و فکر کیا گیا. Miss Anuja, to please welcome Mr. Sanjay Bodh. تو مینجمنٹ ایجوکیشن میں ایک اسکل کہتے ہیں امپلائبلٹی اسکلز. ایم بی اے کرنے کے بعد ان کو جاب مل رہا ہے یا نہیں. بدقسمتی سے ہندوستان میں امپلائبلٹی اسکلز کا جو ریشو ہے وہ اباؤٹ 25% ہے. تو یہاں پر ڈینز، ڈائریکٹرز، وائس چانسلرز، ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ایم بی اے میں، ان کی جو امپلائبلٹی اسکلز ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. میرٹھ کے حمیدیہ گرلز کالج میں ایک جلسہ ہوا. اس جلسے میں دینی معلومات اور درس قرآن ہوا. جلسے کا مقصد طالبات میں دینی شعور پیدا کرنا تھا. 1936 میں قائم حمیدیہ گرلز کالج کا شمار میرٹھ کے نامور اداروں میں ہوتا ہے. اس کالج میں ہزاروں طالبات زیر تعلیم ہیں.
बच्चों में देखिए स्कूली पढ़ाई के साथ साथ हम लोग दीनी मतलब शऊर पैदा करना चाहते हैं कि बच्चों को अपने मजहब के बारे में मालूम हो, क्योंकि कहीं पर भी दर्स कुरान वगैरह यहाँ पर उसके पूरे महीने के लास्ट में जो लास्ट वर्किंग डे होता है उस दिन हमारे यहाँ दर्स कुरान होता है, उसका कुरान शरीफ का तर्जुमा तफसीर और इज्तिमा का भी मतलब मुनक्किद किया जाता है। माह रजब का चांद नजर आ गया है। रजब का चांद नजर आते ही अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का भी आगाज हो गया। माह रजबुल मुरज्जिब का चांद नजर आते ही अजमेर के चारों सिमत रौनकें दोबाला हो गई हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 802वें उर्स शरीफ का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। याद रहे कि अजमेर शरीफ के उर्स में हिंदुस्तान भर से ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिर होते हैं। चांद नजर आने के साथ ही आस्ताने में मौजूद जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। अकीदतमंद इस मौके पर अपनी हाजिरी को अपनी खुशनसीबी से ताबीर कर रहे हैं। जन्नती दरवाजे के बारे में अकीदतमंदों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के धार शहर से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज शुभ दिन यहाँ पे आई हूँ। मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी हाजिरी लगाऊं और मुझे यहाँ के मालूम पड़ा कि आज यहाँ जन्नती दरवाजा खुला है, तो चूँकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आज इस चीज के दर्शन हुए। जन्नत का दरवाजा साल में 4 मरतबा खुलता है। ईद उल फितर के दिन खुलता है, फजर की नमाज से करके जोहर की नमाज तक। ईद उल फितर की 6 तारीख हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स आते हैं। जब भी खोला जाता है तो फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक खोला जाता है। ईद उल अज़हा बकरा ईद वाले दिन भी फजर की नमाज से लेकर के जोहर की नमाज तक खोला जाता है। दरगाह दीवान की सदारत में महफिल खाने में पहली शाही महफिल का इनकाद अमल में आया। मुल्क भर से आए कलंदरों ने उर्स की शुरुआत के साथ हैरत अंगेज जुलूस निकाला। उर्स शरीफ के पेश नजर दरगाह कमेटी और हुकूमत की जानिब से वसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि महकमे रेलवे की जानिब से भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से जायरीन के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने मोदी की हिमायत में कोई बयान दिया था। महमूद मदनी का कहना है कि उन्होंने टोपी के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी की बात कही थी। इसके साथ ही जमीयत के रहनुमा ने कई मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ रखा। मौलाना महमूद मदनी से तफसीली बातचीत की है ET नुमाइंदा खुर्शीद रब्बानी। इंतखाबात के मौसम में बयानात का सिलसिला जारी है और कई सारे ऐसे बयानात होते हैं जिनको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन होता है। मौलाना महमूद मदनी साहब के भी एक बयान के ऊपर ऐसे ही कुछ कन्फ्यूजन हुआ था। लोगों का ये मानना है या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका बयान जो है वो मोदी के फेवर में था। मौलाना महमूद मदनी साहब, क्या जो आपने बयान दिया था अभी पिछले दिनों, कहा था कि अगर मैं तिलक नहीं लगा सकता तो मोदी टोपी क्यों पहने, तो लोगों का कुछ ऐसा जहन में आया, लोगों को ऐसा लगा कि आप तो सीधे तौर पर मोदी की हिमायत कर रहे हैं। उसी इंटरव्यू में जी मैंने ये कहा कि मैं मोदी को सेकुलर नहीं मान सकता। उसी इंटरव्यू में सीधी बात में राहुल ने ये सवाल किया, राहुल कंवल ने, कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कैसा होगा। हम उनको एक अच्छा CM नहीं मानते तो अच्छा PM कैसे मान सकते हैं। उसी में मैंने कहा कि माफी मांगना की कोई जरूरत नहीं है, मुजरिम है सजा मिले। क्या कोई मुजरिम जुर्म करके माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी? किससे माफी मांगेंगे, कौन माफ करेगा? रहा टोपी का सवाल, तो मेरा फर्म स्टैंड है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं वो टोपी पहनते नहीं हैं, बल्कि नियत होती है टोपी पहनकर लोगों को टोपी उड़ाने की, यानी बेवकूफ बनाने की। मैं इसका मुखालिफ हूं। सिंबॉलिक चीजें करके पूरी कौम को, जो इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, आप बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं। अगर लोग इसका दूसरा पहलू ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है जुमलों से दूसरा पहलू ढूंढने वालों को पहलू मिल भी जाए, लेकिन उस पूरे इंटरव्यू को देखे बगैर किसी एक जुमले से
और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, क्या वजह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयानात को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है? पहले आपने एक बार कहा था कि 2002 से आगे बढ़ना चाहिए और गुजरात में तरक्की हुई है। ऐसा कभी नहीं जी, कुछ इस तरह की चीज नहीं कि गुजरात में तरक्की हुई है जी। ना तरक्की को कहा और न ही 2002 से आगे बढ़ने को कहा, ये तो दूसरे लोगों ने कहा है, मैंने कभी नहीं कहा। कोई आप किसी तरह का भी एक इंटरव्यू हो, कोई तहरीरी बयान हो, आप देख लीजिए जी। अच्छा साहब, एक चीज हम इन दोनों देख रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों या कुछ अलग अलग तरह के रहनुमा हों, जिनमें प्रवीण तोगड़िया भी हैं, जिनमें बाबा रामदेव भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, बयानबाजी जो है वो उसका जो लेवल है वो बहुत डाउन होता जा रहा है, बहुत गिरता जा रहा है। क्या वजह है ये? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे मुल्क के अंदर तफरीक पैदा होती है, समाज के बीच में कहीं ना कहीं खाई भी बढ़ती है और मुल्क की जो पूरी तस्वीर है दूसरे ममालिक के सामने वो भी धुंधली होती है, खराब होती है? बिल्कुल हो ही रहा है और इसीलिए मैं ज्यादा इस वक्त मीडिया में नहीं आना चाह रहा हूँ। हो ये रहा है कि लोगों ने उस तहजीब को, उस विरासत को, उस सभ्यता को, हिंदी में जिसको कहते हैं हमारा बड़ा सभ्य समाज है, 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, तो उस तहजीब को पैरों तले रोंद रहे हैं। और ये लोग दरअसल किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है, किसी आदमी के मुखालिफ नहीं है, ये मुल्क ही के मुखालिफ है। तो ये थे जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी जो ईटीवी से बात कर रहे थे। खास बात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम लेकर जंजीरें हाथों में कुछ लोग तुम्हारी ताक में हैं। ए इश्क हमारी गलियों में मत और फिरो तो अच्छा है। न जाने किसी शायर ने ऐसा क्यों लिखा है, मगर लिखा है तो ठीक भी होगा। अब इश्क कैद है या आजादी, ये तो हर इंसान अपने अपने तजुर्बात से ही बता सकता है। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर। चीज अपनी थी पढ़ाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई